classes. Now we will discuss about redistribution of charge. It's a very important topic. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है और रिडिस्ट्रीब्यूशन होते वक्त एनर्जी के ऊपर कुछ अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो किस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो चलिए आज इसको हम डीपली स्टडी करते हैं। वी विल टेक स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि हमने कोई भी दो कंडक्टर लिए हैं, ठीक है, स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर लिए हैं और ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया। क्यों रखा? रीजन होता है ताकि चार्ज अर्थ में ना चला जाए, तो इस तरीके से चार्ज शेयर ना हो जाए अर्थ के साथ, इसलिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ये रखे हुए हैं। और मैं इसको चार्ज देता हूँ, मैंने ये चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका चार्ज है Q1, इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसकी पोटेंशियल है V1। सिमिलरली इस पे जो चार्ज है दैट इज Q2, कैपेसिटेंस C2 एंड इसकी पोटेंशियल V2। ये थी इनिशियल कंडीशन हमारी जो हमने ली है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के दोनों कंडक्टर को एक वायर की सहायता से हम कनेक्ट कर देंगे। तो मेटालिक वायर, व्हाट इज दिस? ए मेटालिक वायर। तो एक मेटालिक वायर की सहायता से हम दोनों कंडक्टर को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं दोनों कंडक्टर को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा? ए प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और कब तक करती रहेगी? व्हेन बोथ बॉडी एक्वायर इक्वल टेम्परेचर। वही चीज इस पे है कि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल डिफरेंट मैंने यहाँ पे ली है। तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक करता रहेगा? टिल द बोथ पोटेंशियल विल बी सेम, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन हमारी। तो एक चीज करेंगे, इसको है ना मैं दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ ताकि आपको है ना इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में है ना मेटालिक वायर से कनेक्ट नहीं की, तो सब कुछ जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी ये है। फिर मैंने क्या किया यहाँ एक वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर चार्ज Q1, ठीक है, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, और सिमिलरली दूसरे कंडक्टर की ये कंडीशन सबने यहाँ पे ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक मेटालिक वायर से इन दोनों को कनेक्ट किया, रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हुआ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना आ गई हो। तो इस पे जो चार्ज था Q1 और इसका जो चार्ज था Q2, अब रिडिस्ट्रीब्यूट होने के पश्चात चार्ज कुछ डिफरेंट होगा, Q1 डैश Q2 डैश। कैपेसिटेंस तो वही है क्योंकि मैंने साइज थोड़ी ना चेंज किया, बॉडी तो वही है, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा दोनों का, C1 एंड C2, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गई दोनों की? इक्वल। अब ये भी मैंने बताया रिडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। ठीक है, तो ये और ये स्टेप समझ में आया आपको कि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि दोनों अलग अलग थे, दोनों का चार्ज अलग अलग था, कैपेसिटेंस अलग अलग था, पोटेंशियल अलग अलग थी। लेकिन जैसे ही मैं दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हुआ। रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब तक? व्हेन द बोथ पोटेंशियल विल बी सेम। तो अब देखेंगे हम दो चीजें मैं अलग से निकालता हूं कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है बच्चों। यहाँ पर बिफोर redistribution
बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q1 प्लस टोटल चार्ज कितना है दोनों कैपेसिटर का, दोनों कंडक्टर का, Q1 प्लस Q। ठीक है, अब इस पे चलिए मैं साथ साथ लेके चलता हूँ दोनों को ताकि क्लियर हो जाए। एंड आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिख देता हूँ, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कितना आएगा भाई, Q डैश कितना, Q1 डैश प्लस Q2। क्लियर है? चलिए, हमें मालूम है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, C अप्लाई है, C1 V1 प्लस C2 V2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे इजिली। सिमिलरली है, इसको मैं क्या लिखूंगा, C1 V, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल अब सेम हो चुकी है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड C2 V। अब हम क्या करेंगे, अब एक ला आपने पढ़ी है, 9th में पढ़ी थी, +2 के अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि इनिशियल टोटल चार्ज, फिर से इनिशियल टोटल चार्ज बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द फाइनल टोटल चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि प्रोसेस होने से पहले का चार्ज और प्रोसेस होने के बाद का चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये टोटल चार्ज और ये टोटल चार्ज दोनों क्या हो गए, इक्वल। वाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Q डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 V1 C2 V2 इज इक्वल टू C1 V C2 V। V कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 V कॉमन आ गया, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2. This is very important formula, and this potential become common potential. This potential is known as common potential. It's the most important. अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले और रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो चार्ज आए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने दोनों को इक्वल रख दिया और वहां से कॉमन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी ये टॉपिक माना जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक स्टेप मैं और करता हूं, देखिए ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालना चाहूं तो कितना आएगा, C1V C2 C1 अपॉन C2। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से साफ देखने को मिल रहा है कि जो चार्ज है ना, किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है उसके कैपेसिटेंस के ऊपर। मतलब अगर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। और ये मालूम है, हमें स्टार्टिंग से बेसिक से हम यही पढ़ाते आए हैं कि बच्चों कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय ए कंडक्टर, क्षमता कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। और यहाँ से प्रूव भी हो चुका कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो ये रेशियो रिजल्ट के आधार पे मैंने ये निकाली है। ठीक है, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ है।
तो ये था आपका पहला पार्ट कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के पश्चात कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये हम आगे यूज करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो इसको पार्ट वाइज समझना है आपको। पहला पार्ट था इसका कॉमन पोटेंशियल का। दूसरा आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कोई अफेक्ट पड़ेगा चार्ज ट्रांसफर होने का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर। तो अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, वैसे तो इसमें मैथमेटिकल पोर्शन भरा पड़ा है, तो अब मैं करवा रहा हूं आपको लॉस ऑफ एनर्जी, कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर एनर्जी का लॉस किस तरीके से होता है नहीं होता है, चलिए दिखाते हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग में मुझे ये बताइए कि टोटल एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप वाइज समझना है इसको, ठीक है। बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी कितनी थी? पहला वाला जो कंडक्टर था, दूसरे वाला जो कंडक्टर था, C1 V1 Q1 C2 V2 Q2, इस तरीके से था। तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी UI हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म। आ गई टोटल एनर्जी। इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम ये देखने को चाह रहे हैं कि बच्चों रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन फाइनल UF क्या आ जाएगा? 1/2। किस तरीके से? देखिए, ये दो कंडक्टर थे, यहाँ का कैपेसिटेंस C1, यहाँ का कैपेसिटेंस C2, यहाँ का चार्ज Q1 डैश हो गया था, यहाँ का चार्ज Q2 डैश हो गया था, यहाँ की पोटेंशियल भी, यहाँ की पोटेंशियल भी कॉमन पोटेंशियल बन गई थी चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होने के पश्चात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ C1 V स्क्वायर एंड हाफ C2 V स्क्वायर। यहाँ पे V1 V2 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात क्या हो गया था? पोटेंशियल हमारी कॉमन बन गई थी। तो क्या आ गया बच्चों? कॉमन बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? C1 प्लस C2, दैट इज सेकंड इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या लॉस हो रहा है या नहीं। मैं कह रहा हूं कि एनर्जी लॉस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉस कब होता है बच्चों? जैसे इनिशियल कंडीशन ये है हमारी और फाइनल कंडीशन ये है, तो लॉस कब होता है? इसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, बेसिक एग्जांपल जो आप 4th 5th क्लास में मैथ में पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस। तो हम लॉस निकाल रहे हैं। तो लॉस कब होता है? जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ परचेज करते हैं वो ज़्यादा की हो, ठीक है, और उसको जब हम सेल करते हैं, उसको जब हम बेचते हैं तो वो कम कॉस्ट की जाती है। लॉस तभी तो होगा। 100 रुपए की चीज़ ली, 80 में बेची, लॉस तभी पॉसिबल है यहाँ पे। तो याद रखना, इनिशियल कंडीशन, वही कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है या फाइनल एनर्जी ज़्यादा है? जब मैं लॉस निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तभी तो लॉस संभव है। तो याद रखना, कभी भी कई बच्चे क्या करते हैं कि लॉस निकालना सीधा फाइनल माइनस इनिशियल, हम यही करते हैं हमेशा। लेकिन जब भी लॉस निकाला जाता है तो हमेशा इनिशियल कंडीशन में से फाइनल कंडीशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी UI माइनस UF, इनिशियल माइनस फाइनल। अब कुछ भी नहीं, अब मैथ है, बस कुछ LCM वगैरह लेकर इसको सोल्व करना, आइडेंटिटी वगैरह करके। तो UI की वैल्यू ये रही 1/2 C1 V1 C2 V2 माइनस UF, ये 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। व्हाट इज V? इज द कॉमन पोटेंशियल। और हम निकाल चुके थे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ
C2V2 स्क्वायर हाफ V कॉमन पोटेंशियल C1V1 C2V2 का स्क्वायर एक मिनट कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका क्या है स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है C1 प्लस C2। जब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी स्क्वायर की एक टर्म से, तो क्या हमारे पास बचता है यहाँ पे, इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर प्लस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यही बचेगा क्योंकि ये वाला C1 C2 इस वाले C1 C2 के स्क्वायर में से एक कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा सिर्फ एक टर्म बचती है। अब हमें सिंपल सा एलसीएम यहाँ पे लेना है और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देना है। एलसीएम कितना आ रहा है C1 C2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C1V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, C2V2 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 के साथ, ये दोनों चीज इससे एज इट इज आएगा। तो ध्यान से देखना एक चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इनिशियल माइनस फाइनल था तो यहाँ पे हम माइनस साइन आएगा, गलती मत कर देना, कैलकुलेशन इजी है। C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। अब जो जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी ना वो इसको शॉर्टकट में तरीके से कर लेंगे, एक स्टेप में बहुत सारे स्टेटमेंट को सोल्व कर लेंगे वो, लेकिन जो पहली बार करेगा वो डीपली करेगा, इसको हर एक चीज को खोल के करेगा। अब अगर मैं इसको ये देखूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है 9th क्लास की, तो इसको मैं यहीं पे अगर मैं रिजोल्व कर देता हूँ तो देखिए बाहर माइनस लग रहा है, पीछे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हो या अगले स्टेप में सोल्व करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी चीजें आपको आती है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, और अपॉन में क्या चल रहा है C1 प्लस C2। देखिए यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो रही है और ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर, 4 टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 स्टेप में खत्म होने वाला है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले टर्म से इस वाली टर्म से और ये जो टर्म हमारी बची है इसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, तो क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही है, दैट इज C1 C2 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा बच्चों अंदर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2, और अपॉन में क्या बच रहा है ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ये हमारा रिजल्ट आ गया C1 C2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज C1 प्लस C2। दैट्स ऑल, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इनिशियल निकाली, फाइनल निकाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि इसका रिजल्ट हमें क्या कहते हैं, कि देखो ये जो वैल्यू आई है ये हमेशा पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव हमारा आंसर है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाया गया है। अब जरा देखना, एक कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं V1 को V2 से बड़ा कर दूं
या V2 को V1 से बड़ा कर दूं तो भी क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। देखिए V1 अगर मैं 10 ले लूं और ये ले लूं मैं 8, V1 ग्रेटर देन V2, तो 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं V2 को बड़ा ले लूं तो अगर मैं ये 8 कर दूं और ये 10 ले लूं तो तुम कहोगे माइनस, नहीं, 8 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो याद रखना बच्चों, ये कंडीशन हो तब भी एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। और यही एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब चार्ज फ्लो करता है ना एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी हीट एनर्जी की ही फॉर्म में लॉस होती है इसका, और ये पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था आपका कि रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या एनर्जी का लॉस होता है। तो रिजल्ट आया हाँ बिल्कुल होता है, यहाँ पे ये शो हो रहा है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब हाँ लॉस होता है। और किसकी फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में ये लॉस होता है। तो आज के लिए ये इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस करना ध्यान से, इसके नोट्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।